बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 3। जिस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था, उसके चेहरे पर खिलाफे तवक्को गहरी मुस्कुराहट थी। फिर उसने अली जाक को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अली जाक मेरे मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि हम तीनों मुसलमान हैं और मुसलमान भी हम कट्टर किस्म के हैं। हमने अपने गलों में सलीबें लटका रखी थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो खास मकसद के तहत हैं। अली जाक, अपनी बेटी रोजबा से कहो कि मुतमईन रहे, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे दोस्त, हिमायती और गमगुसार हैं। कसम खुदावंदे मेहरबान की, तुम हमारे लिए हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा हो। अगर हमारी वजह से तुम पर कोई बुरा वक्त आया तो मैं तुम सबको यकीन दिलाता हूं कि किसी को हमारी लाशों से गुजरने के बाद तुम तक पहुंचना नसीब होगा। अली जाक, मेरे मेहरबान, मेरे बुजुर्ग, अपनी बेटी रोजबा को यह भी बता दो कि हम तुम लोगों के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तुम लोगों के कातिल नहीं, मुहाफिज हैं। अब जबकि तुम लोगों को हमारे राज की खबर हो गई है तो तुम चारों दीवान खाने में आओ, हमारे साथ बैठो। मैं तुम्हें अपने मुतालिक मजीद तफसील बताता हूं ताकि तुम्हारे दिलों में वक्ती तौर पर हमारे खिलाफ जो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं वो रफा हो जाएं। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से रोजबा, जो थोड़ी देर पहले परेशान और खौफजदा दिखाई दे रही थी, वो खुशी में फूल की तरह खिल उठी थी। फिर वो चारों ज़िदाक बिन तुगराई के साथ दीवान खाने की तरफ हो लिए थे। सब दीवान खाने में आकर बैठ गए थे। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने गुफ्तगू का आगाज किया। उसने राहिब आरगोस को मुखातिब करके कहना शुरू किया, आरगोस मेरे मोहतरम, अब मैं मोहतरम अली जाक और उसके अहले खाना पर अपना कोई राज नहीं रखना चाहता, लिहाजा अपनी पूरी तफसील इन्हें बता दो ताकि ये हमारी तरफ से मुतमईन हो जाएं। दरअसल ये हमारी तरफ से खौफजदा हैं कि कहीं हम रात की तारीकी में इन्हें नुकसान पहुंचाकर यहां से चले ना जाएं। मैं ये सब कुछ इनके इत्मीनान और तशफ़ी के लिए करना चाहता हूं। ज़िदाक बिन तुगराई के खामोश हो जाने पर आरगोस ने गला साफ किया। फिर उसने अपनी हैसियत के अलावा ज़िदाक बिन तुगराई के मकाम और चरवाहे कासिम से मुतालिक पूरी तफसील के साथ अली जाक, रोजबा, बारबक और अनाबेल को बता दिया था। आरगोस जब खामोश हुआ तो अली जाक, अनाबेल, रोजबा और बारबक बेहद खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे थे। फिर अली जाक ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, कसम खुदाए वाहिद और लाशरीक की, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि आप सुल्तान तुगरल सल्जोकी के लश्करों के सालारे अव्वल हैं। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई है कि मोहतरम आरगोस का नाम रुकनुद्दीन है और ये सुल्तान तुगरल सल्जोकी के तलाया गरों के सरबराह हैं। रहा सवाल चरवाहे कासिम का, जो कुछ इसके अहले खाना, इसके रेवड़ पर बीती, उसका मुझे बेहद दुख और सदमा है। मेरे अजीजों, अब जबकि तुम लोगों ने खुद ही इंकशाफ कर दिया कि तुम्हारी मंजिल अंजाज शहर है और तुम वहां मोहतरम कासिम के साथियों के कातिलों और रेवड़ को लूटने वालों को तलाश करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अंजाज के हाकिम लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा की यहां से 10 मील दूर जो शिकारगाह है, उस शिकारगाह के मुहाफिजों से तुम्हें पूरी तफसील मिल सकती है। इसलिए कि जो कुत्ता मैंने उनसे हासिल किया था वो कुत्ता यकीनन कासिम के रेवड़ का है और ऐसे कुत्ते उनके पास और भी हैं। अगर तुम उनसे मिलो तो वो तुम्हें यकीनन बता सकते हैं कि कुत्ते उन्होंने कहां से हासिल किए हैं। मेरे ख्याल में वो ये भी यकीनन जानते होंगे कि कासिम के रेवड़ पर हमलावर कौन हुआ था। पर मेरे अजीजों, मैं तुम्हें एक तनबीह भी करूंगा। जहां तक मोहतरम आरगोस यानी रुकनुद्दीन और कासिम का ताल्लुक है तो ये दोनों ही ढलती हुई उम्र के हैं। गोई अच्छे तेगजन होंगे पर उम्र का भी कुछ तकाजा होता है। और जो लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा की शिकारगाह के मुहाफिज हैं वो इंतहाई तनोमंद नौजवान है और ये मेरे अंदाजे के मुताबिक आरगोस और कासिम दोनों किसी भी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अब बाकी सिर्फ ज़िदाक बिन तुगराई रहता है। ज़िदाक बिन तुगराई, मैं नहीं जानता तुम कैसे तेगजन हो, पर मेरे अंदाजे कहते हैं कि तुम तेगजनी में अपना जवाब नहीं रखते होगे। इसलिए सल्जोकी सुल्तान तुगरल ने तुम्हें इस नौउम्री और नौजवानी ही में अपने लश्करियों का सालारे आला बना दिया है। फिर भी मेरे बेटे, तू अकेला कैसे उन 4 मुहाफिजों से निपटेगा? अली जाक की उस गुफ्तगू से थोड़ी देर तक ज़िदाक बिन तुगराई धीमे धीमे अंदाज में मुस्कुराता रहा। फिर उसने गौर से अली जाक की तरफ देखा। अली जाक मेरे मोहतरम, जो तनबीह तुमने की है वो अपनी जगह इंतहाई अहम और माकूल है, पर कसम खुदावंदे कुद्दूस की कि जिस मुहिम पर मैं निकला हुआ हूं, इस मुहिम को मैं हर सूरत में कामयाब और कामरान करके रहूंगा। ये मेरे सुल्तान तुगरल का हुक्म है और मैं हर सूरत में इस हुक्म की तामील करना चाहता हूं।
रहा सवाल शिकारगाह के मुहाफिजों का, तो वो तो सिर्फ 4 हैं। 4 की जगह 6 भी होते तब भी मैं उनके सामने आ जाता, उनके साथ टकराने से गुरेज नहीं करता। अली जाक मेरे मोहतरम, मैं कम उम्र जरूर हूं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए आग से लिखने, पानी से उगाने और मुखालिफों से इंतकाम लेने का हुनर खूब जानता हूं। जिस वक्त अमीर जिदाक बिन तुगराई ये गुफ्तगू कर रहा था, उस वक्त हसीन, खूबसूरत और पुरजमाल रोजबा की अजीब हालत हो रही थी। उसके गुलगू होंठों के शफक की बारीक लकीरों पर उस समय मोहब्बत का ख्वाब बुनते अल्फाज की शिगुफ्ता तहरीरें थी। वो बस टिकटिकी बांधे जिदाक बिन तुगराई को देखे जा रही थी। जब जिदाक खामोश हुआ तब वो चौंक सी पड़ी और जिदाक से निगाहें हटाकर वो अपने बाप की तरफ देखने लगी थी। जिदाक थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने अली जाक को मुखातिब किया। अली जाक मेरे मोहतरम, मैं और मेरे साथी आपके इंतहा दर्जे के शुक्रगुजार और ममनून हैं कि आपने हम तीनों को अपने यहाँ ठहराया, वरना गरीबुल वतनी में कौन किस पर एतबार करता है। और फिर अली जाक ने जिदाक की बात काट दी। जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, मजीद कुछ मत कहना। मेरे और तुम लोगों के दरमियान कोई अजनबियत नहीं। हमारे दरमियान क्या यह रिश्ता कम है कि हम सब मुसलमान हैं और एक ही मुसलमान कौम से ताल्लुक रखते हैं। आप तीनों ना गरीबुल वतन है ना अजनबी, मेरे अजीजो अकारिब हैं। बल्कि जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, इस मौके पर मैं आप तीनों से एक और गुजारिश भी करूंगा। जिदाक फौरन बोल पड़ा, अली जाक मेरे मोहतरम, आप गुजारिश नहीं हुक्म करें। अली जाक मुस्कुराते हुए फिर कह रहा था, जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि जब आप तीनों अपनी अनजात शहर की इस मुहिम से फारिग हो जाएं तो वापसी पर मेरे यहाँ कयाम करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे आपकी इस मुहिम की तफसील मिल जाएगी और मैं मुतमईन हो जाऊंगा। दूसरे, मुझे एक बार फिर आपकी जियाफत और खिदमत का मौका मिल जाएगा, जिसे मैं अपने लिए एक सादत से कम ख्याल नहीं करता। अली जाक मेरे मोहतरम, मैं आपसे वादा करता हूं कि वापसी पर हम आपसे जरूर मिलकर जाएंगे। अब जबकि आपने हमारे साथ एक रिश्ता कायम कर लिया है, तो हम कैसे पहलू तही करते हुए आपसे मिले बगैर गुजर जाएंगे। यहाँ मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चारों भी हमारी इस मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अली जाक बोलना ही चाहता था कि उससे पहले उसकी बेटी रोजबा बोल पड़ी और ख्वाब अंगेज अंदाज में कहने लगी, अमीर जिदाक, आप ये बात कहें ना कहें, हम चारों यकीनन आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेंगे। जिदाक बिन तुगराई ने पहली बार गौर से और तकरीबन मुस्कुराते हुए रोजबा की तरफ देखा था। इस पर रोजबा की निगाहें झुक गई थी। अली जाक ने फिर जिदाक को मुखातिब किया, जिदाक बिन तुगराई, तुम और तुम्हारे साथी यकीनन भूख महसूस कर रहे होंगे। मेरी बीवी और बेटी मिलकर खाना तैयार करती हैं। इसके बाद तुम लोग खाना खाओ और आराम करो, इसलिए कि तुम लोग लगातार सफर करते हुए थकावट महसूस कर रहे होगे। उसके साथ ही बड़ी राजदारी के साथ अपने पहलू में बैठे हुए अपने बेटे बारबक और रोजबा के कानों में अली जाक ने कुछ सरगोशी की। फिर वो दोनों बहन भाई मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई फौरन अपनी जगह से उठा और फौरन दरवाजे के करीब आते हुए रोजबा और बारबक की राह रोक खड़ा हुआ और दोनों बहन भाई को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई अपनी नशिस्तों पर बैठ जाओ। पहले मुझे मोहतरम अली जाक से बात करने दो, फिर कमरे से बाहर निकलना। रोजबा और बारबक जिदाक बिन तुगराई के उस रवैये पर परेशान हो गए थे। फिर वो अपने बाप के पास पहले की तरह आकर बैठ गए थे। जिदाक बिन तुगराई भी अपनी नशिस्त पर बैठा और अली जाक को मुखातिब किया, अली जाक मेरे मोहतरम, मैं यूं रोजबा और बारबक को बाहर नहीं जाने दूंगा। पहले आप ये बताएं कि इनके कान में आपने क्या सरगोशी की। इस पर अली जाक ने एक बुलंद और भरपूर कहकहा लगाया। जिदाक बिन तुगराई के उस सवाल पर रोजबा और बारबक भी खिलखिलाकर हंस दिए थे। फिर अली जाक कहने लगा, जिदाक मेरे बेटे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने इन दोनों बहन भाई के कान में सरगोशी की कि अपने रेवड़ में से एक अच्छा पला हुआ मेमना निकालो, उसे जिबा करो और उसको मेहमानों के लिए भूनो। इस पर जिदाक कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने रेवड़ का कोई भी जानवर आप जिबा नहीं करेंगे। घर में इस वक्त जो कुछ भी है वो बना दीजिए, हम बखुशी आपका शुक्रिया अदा करते हुए उसे कबूल करेंगे। अगर आपने अपने रेवड़ का कोई जानवर इस वक्त जिबा करने की कोशिश की तो मैं पहले से आपको तनबीह करता हूं कि मैं अपने साथियों को लेकर अभी और इसी वक्त यहां से लेकर कूच कर जाऊंगा। रोजबा अजीब तरह से मुस्कुराकर जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मुतमईन रहे, जो कुछ घर में है वही आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मेरी माँ, आप मेरे साथ आए, दोनों मिलकर खाना तैयार करें। अनाबेल उठ खड़ी हुई। फिर वो दोनों माँ बेटी बाहर निकल गई थी।
थोड़ी देर बाद उन्होंने इंतहाई सादगी से तैयार किया हुआ खाना दीवान खाने में चुन दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज जिदाक बिन तुगराई, आरगोस और कासिम तीनों अलीजाक की बस्ती से अपनी मुहिम की तरफ कूच कर गए थे। दोपहर के करीब जिदाक बिन तुगराई, आरगोस यानी रुकनुद्दीन, चरवाहा कासिम, अंजाज के हाकिम लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा की शिकारगाह के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा शिकारगाह में दाखिले के लिए जो जगह रखी गई थी उसके करीब ही छोटी सी एक इमारत थी। जिदाक बिन तुगराई ने अंदाजा लगा लिया कि शिकारगाह के चारों मुहाफिज वहीं कयाम करते होंगे। उस छोटी सी इमारत के करीब जिदाक बिन तुगराई ने अपने घोड़े को रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए आरगोस और कासिम भी अपने घोड़ों को रोक चुके थे। फिर जिदाक बिन तुगराई अपना घोड़ा चरवाहे कासिम के पास ले आया और बड़ी राजदारी के साथ उसके कान में सरगोशी करने लगा। शायद उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई ने चरवाहे कासिम को जो कोई तजवीज पेश की थी उसे सुनकर कासिम ने न सिर्फ सराहा था बल्कि खुशी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी। फिर जिदाक बिन तुगराई जब अपनी वो सरगोशी खत्म कर चुका तब उसकी तरफ मुतमईन अंदाज में देखते हुए कासिम ने अपने गले में लटकती हुई सुनहरी सलीब उतारी और उसे घोड़े की चर्मी खुरजीन में डाल दिया था। उसके बाद एक बार फिर वो शिकारगाह के दाखिली दरवाजे के पास जो छोटी सी इमारत बनी हुई थी उसकी तरफ बढ़े थे। जब वो उस इमारत के करीब गए तो चरवाहे कासिम ने चौंक कर जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, एक और मसला भी उठ रहा है। लगता है ये जो सामने इमारत है ये 2 ही कमरों पर मुश्तमिल है। सामने देखो, कुछ कुत्ते बंधे हुए हैं। मैं इन्हें पहचान चुका हूं, ये सारे मेरे रेवड़ के कुत्ते हैं। कासिम के उस इंकशाफ पर जिदाक बिन तुगराई कुछ देर तक मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, कासिम मेरे मोहतरम, अगर इन कुत्तों का ताल्लुक तुम्हारे रेवड़ से है तो यूं जानो हमारा काम यहां पहले की निस्बत मजीद आसान हो गया है। मैं बेहतर अंदाज में शिकारगाह के मुहाफिजों से गुफ्तगू का आगाज कर सकूंगा। बस तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। कासिम और आरगोस दोनों चुपचाप जिदाक बिन तुगराई के पीछे हुए थे। जब वो उस इमारत के करीब गए तो इमारत के बाहर जो कुत्ते बंधे हुए थे बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए चरवाहे कासिम की तरफ लपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो बंधे हुए थे लिहाजा बार बार अपनी दुम हिलाने, भौंकने और जमीन पर लेटने के सिवा वो कुछ ना कर सके थे। कुत्तों के यूं भौंकने पर उस इमारत के अंदर से 4 मुसल्ला जवान निकल आए। इतनी देर तक जिदाक बिन तुगराई, आरगोस और कासिम भी तीनों अपने घोड़ों से उतर चुके थे। वो चारों मुहाफिज करीब आए। फिर उनमें से एक ने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए पूछा, अजनबी, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किधर का रुख करोगे और इस शिकारगाह की तरफ आने से तुम्हारा क्या मकसद है? यहां तक कहने के बाद वो मुहाफिज रुका नहीं बल्कि आरगोस का जायजा लेने के बाद वो दोबारा बोल पड़ा, तुम तीनों में से ये जो बुजुर्ग हैं ये मुझे राहिब लगते हैं। मेरा दिल कहता है तुम मुसाफिर हो, तुम अंजाज की तरफ जाना चाहते हो, खाना खाने पानी पीने के लिए यहां रुक गए हो। जिदाक बिन तुगराई ने मुखातिब करने वाले की तरफ थोड़ी देर गौर से देखा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज, तेरा अंदाजा दुरुस्त है। यकीनन हम पानी पीना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक काम है जिसे तुम चारों की मदद से पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं। चरागाह के मुहाफिज, जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनो। मेरे साथ ये जो बुजुर्ग हैं इनका नाम आरगोस है और ये निशापुर के नवाह में सेंट पोलस नाम की खानकाह के सरबराह हैं। मैं इनका मुहाफिज हूं। ये जो तीसरा हमारा साथी है ये मुसलमान है। ये लगभग 20 मील पीछे हमारे साथ आन मिला था और अंजाज का रुख करना चाहता है। इसका कहना है कि ये मुसलमान है। इसके रेवड़ पर कोई हमलावर हुआ, इसके अहले खाना के अलावा इसके अनगिनत साथियों को कत्ल कर दिया और उसका रेवड़ लेकर चला गया। इसका शक व शुबा है कि इसके रेवड़ को अंजाज की तरफ ले जाया गया है। लिहाजा ये अंजाज जाकर वहां के हाकिम लियांडर की खिदमत में फरियाद पेश करना चाहता है। रास्ते में इस शख्स ने मुझ पर एक और इंकशाफ भी किया था, पर मैं पहले इसके दावे को दलील पर तोलूंगा, इसके बाद अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। फिर कासिम का हाथ पकड़कर जिदाक बिन तुगराई बाहर बंधे हुए कुत्तों के पास ले गया। कासिम एक एक कुत्ते के पास गया। हर एक कुत्ता अपनी जगह से उछलकर उसकी छाती पर मुंह रगड़ता रहा और अपनायत और अपनी वफादारी का इजहार करता रहा। यह सूरत हाल देखते हुए शिकारगाह के उन मुहाफिजों ने एक दूसरे की तरफ अजीब अंदाज में देखा। फिर उन चारों ने अपनी तलवारें बेनियाम कर ली थी। उसके बाद उनमें से एक जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अजीज, मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है, लेकिन चूंकि तू राहिब आरगोस का मुहाफिज है लिहाजा मैं तुझे एक मुहाफिज ही के नाम से मुखातिब करूंगा। सुन आरगोस के मुहाफिज, ये जो मुसलमान तुम दोनों के साथ आया है यह हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये जाकर किसी मुसलमान हुक्मरान को अपने लुट जाने की कहानी और रुदाद भी कह सकता है। लिहाजा हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
ये जो कुत्ते लपक लपक कर इससे प्यार कर रहे हैं, ये भी इस बात की निशानदही है कि वाकई जिस रेवड़ को यहाँ के लोगों ने लूटा था उसका मालिक यही है। अब यहाँ इस शिकारगाह के बाहर आज का दिन इसके लिए आखिरी दिन साबित होगा। मामला चूंकि बड़ी तेजी से तब्दील होने लगा था, लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई ने उन चारों मुहाफिजों में से उसे मुखातिब किया जो गुफ्तगू कर रहा था। उसको मुखातिब करके ज़िदाक कहने लगा, मेरे अजीज, मैं इस शख्स से एक और मामला भी निपटाना चाहता हूं, फिलहाल तो इसे कत्ल मत करना। इस पर मुहाफिज ने अपने पहलू में खड़े दूसरे मुहाफिज की तरफ मखसूस इशारा किया। वो ज़िदाक को मुखातिब करके कहने लगा, अब यह किसी भी सूरत हमारे हाथों बच ना सकेगा, इसका मारा जाना ही बेहतर है। फिर चार में से दो मुहाफिज अपनी तलवारें सोनते कासिम की तरफ बढ़े थे। ये सूरत हाल देखते हुए कासिम का रंग पीला हो गया था। उन दो मुहाफिजों में से एक कासिम को मुखातिब करके कहने लगा, सुन बूढ़े मुसलमान, अच्छा हुआ तुम यहां तक पहुंच गए, अब तुझे वापस जाना नसीब ना होगा। तू क्या समझता था कि शिकारगाह में आने के बाद या अंजाज पहुंचने के बाद बचकर निकल जाओगे? हरगिज नहीं। इस शिकारगाह में हम तुम पर आसमान से झपटने वाले उकाब, कोहसारों से बरसने वाले पत्थरों और आग और खून के ढांप लेने वाले सैलाब की तरह तुम पर नजूल करेंगे। उस मौके पर कासिम बेचारा अजीब से शशोपंज में पड़ा हुआ था। एक तरफ उसके करीब ज़िदाक बिन तुगराई खामोश और दबा दबा खड़ा था, जबकि वो दोनों मुहाफिज अपनी गुफ्तगू से उसका नातिका बंद किए हुए थे। उस मौके पर बारी बारी एक निगाह कासिम ने ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस पर डाली थी। फिर ज़िदाक ने एक मखसूस इशारा कासिम को किया, जिस पर कासिम का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया था। साथ ही बाएं हाथ से पीठ पर बंधी हुई ढाल उसने अपने बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ ली थी। उसका दायां हाथ अभी तक तलवार के दस्ते पर ही था और तलवार उसने बेनियाम ना की थी। उस मौके पर उन चार में से दो अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए आहिस्ता आहिस्ता कासिम की तरफ बढ़े थे। ये सूरत हाल यकीनन खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन मुहाफिजों को इस अंदाज में चरवाहे कासिम की तरफ बढ़ते देखकर ज़िदाक बिन तुगराई की हालत फिलफोर यकसर बदल कर रह गई थी। जो ही कासिम पर हमलावर होने के लिए दोनों मुहाफिज ज़िदाक बिन तुगराई के पास से गुजरने लगे और दो कदम आगे बढ़े, एक झटके के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी तलवार बेनियाम की और पुश्त की तरफ से उन पर हमलावर होते हुए उन दोनों की उसने गर्दनें काट कर रख दी थी। चार मुहाफिजों में से दो के मारे जाने के बायस बाकी दो लम्हा भर के लिए परेशानी, फिक्र और तफक्कुरात का शिकार हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने आप को संभाला। फिर उन दो में से एक ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अजनबी, तेरे रवैये ने हम दोनों पर साबित कर दिया है कि जिस चरवाहे की तरफ हमारे दोनों साथी बढ़े थे, सिर्फ वो हमारा दुश्मन नहीं, तुम उससे भी ज्यादा हमारे होलनाक दुश्मन हो। ये चरवाहा जिससे कुत्ते मानूसियत का इजहार कर रहे थे, इसे हम जानो पहचान चुके हैं। ये मुसलमान है। तुम्हारा रवैया ये साबित करता है कि तुम भी इसके भाई बंद हो और यकीनन मुसलमान हो। अजनबी, अगर ऐसा है तो लिख रखो, तुम्हारी जीस्त के रंगों के मनाजिर को हम यहाँ एक अजियत खाने में बदलेंगे। तुम्हारे बामो दर पर मर्ग और तुम्हारे मुस्तकबिल को अंधेरों का मुकद्दर बनाकर रखेंगे। सुन ए अजनबी, इस शिकारगाह के बाहर जो हमारे खिलाफ तूने बगावतों के शोले बुलंद किए हैं, तो जब हम दोनों तुम पर हमलावर होंगे तो तुम जानोगे कि यहाँ कोई तुम्हारा आशना ना मिलेगा। उनकी ये चर्ब जबानी सुनकर ज़िदाक बिन तुगराई ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि तलवार सौंत कर उनके मुकाबले के लिए तैयार हो गया, जिस पर उन दोनों मुहाफिजों ने बड़े होलनाक अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई पर हमला कर दिया। दोनों फ्रीकैन के दरमियान ये एक छोटी सी झड़प साबित हुई। ज़िदाक बिन तुगराई ने कमाल तैग जनी का सबूत देते हुए उन दोनों की गर्दनें काट कर रख दी थी। फिर जमीन पर बैठकर ज़िदाक बिन तुगराई मरने वाले के कपड़ों से अपनी तलवार साफ करने लगा था। इस दौरान रुकनुद्दीन और कासिम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आन खड़े हुए। रुकनुद्दीन कम पर कासिम ज़िदाक बिन तुगराई के कारनामे से ज्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा था, इसलिए कि रुकनुद्दीन शायद पहले ही ज़िदाक को पूरी तरह जानता था। ज़िदाक बिन तुगराई के करीब आकर कासिम थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने जमीन पर बैठे हुए ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, इब्ने तुगराई, कसम खुदाए वाहिदो ला शरीक की, मैंने ये जो पहली बार तेरी तैगजनी का मुकाबला देखा है, तो तेरे जैसा तैगजन मैंने आज तक नहीं देखा। आलम इस्लाम के अजीम फर्जंद, तू यकीनन उन जवानों में से है जो खाक के खदो खाल में आईने पैदा कर सकते हैं। कासिम के उन अल्फाज पर ज़िदाक बिन तुगराई अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ था। फिर वो कहने लगा, हमसे एक गलती हुई,
इन 4 मुहाफिजों में से एक को हमें जिंदा रखना चाहिए था ताकि उससे हम उन लोगों के मुतालिक तफसील जान सकते जो तुम्हारे रेवड़ पर हमलावर हुए। इस पर कासिम ने गौर से जिदाक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, जरूरी नहीं कि शिकारगाह के मुहाफिज सिर्फ 4 ही हों। ये सामने कमरे में हो सकता है कोई और भी हो, या अगर यहां ना हो तो हम थोड़ी देर तक यहां कयाम करते हैं। हो सकता है इनके कुछ और साथी हों जो वापस लौटें। मुमकिन है दिन के वक्त कुछ और रहते हों, रात के वक्त दूसरे लोग यहां पहरा देते हों। कासिम की उस गुफ्तगू से जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने कहना शुरू किया, लेकिन अली जाक ने बताया था कि यहाँ मुहाफिज 4 ही रहते हैं। हाँ, तुम्हारी ये बात कि दिन और रात में मुख्तलिफ लोग यहाँ होते होंगे काबिल यकीन है। मेरे ख्याल में जिन 4 का हमने खात्मा किया है ये दिन के वक्त यहाँ रहते होंगे, रात वाले हो सकता है सूरज गरूब होने के बाद आए, लिहाजा हम तीनों यहीं कयाम करते हैं। मरने वाले 4 को यहाँ दफन कर देते हैं और सूरज गरूब होने तक इंतजार करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आए जो रात के वक्त इस शिकारगाह की हिफाजत का काम सर अंजाम दे। रुकनुद्दीन और कासिम दोनों ने जिदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर तीनों ने मिलकर मरने वाले 4 को वहां एक मुनासिब जगह दफन कर दिया। जहां खून के धब्बे फैले थे वो उन्होंने मुहाफिजों की इमारत में दाखिल होकर कुदालें लेकर मिटा डाले थे। उसके बाद वो मुहाफिजों की उसी इमारत में बैठकर इंतजार करने लगे थे। ताहम जिदाक बिन तुगराई इमारत की उस खिड़की के करीब बैठ गया था जो बाहर की तरफ खुलती थी, ताकि अगर कोई वहां आए तो उस पर निगाह रखी जाए। अपने घोड़ों को उन्होंने उस जगह बांध दिया था जहां इमारत के करीब घोड़े बांधने के लिए जगह बनी थी, और उनके आगे उन्होंने चारा भी डाल दिया था। यूं वो बड़ी बेचैनी से आफताब के गरूब होने और चराहगा के मुतवक्के मुहाफिजों का इंतजार करने लगे थे।